करानी है तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज़ ਵਧਾਉਣੇ ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज़ ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज़ ने ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकती है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी ਨੂੰ कोविड हो भी चुकिया ਉਹਨੂੰ भी देखो कि मास्क पहने क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते ये ਜਿਹੜੇ स्ट्रेन ने ना कोरोना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके ਤੁਸੀਂ ਉਹ जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना हथ धोने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर हमलों का इस तरह से जो हब बन चुका है, उसके बीच अब 3 पुलिसकर्मी भी इस दौरान शहीद हो गए हैं। शहीद होने की खबर सामने आई है। आतंकी हमला था जिसमें 3 आम नागरिकों के भी जान जाने की सूचना बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से। आतंकी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की और पूरी तरह से उनका मुकाबला भी किया, लेकिन सोपोर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी जारी है और जो भी आतंकी वहां छुपे होंगे उन्हें जल्द से जल्द निकालने का प्रयास जारी है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया गया है। आतंकी ये हमला जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और कई आम लोगों की भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की और पूरी तरह से उनका मुकाबला किया। तो इसी खबर पर रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविंदर, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? 3 पुलिसकर्मी जिस तरह से शहीद हो गए हैं आतंकी हमले में, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, अभी स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 3 नागरिक आतंकी हमले में 3 नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं। इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया है। ये सोपुर का आरामपुरा इलाका है। यहाँ पर आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई है, लेकिन आतंकी वहां से भाग निकले हैं और पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। वहीं रविंद्र, जो आतंकी भाग निकले हैं, क्या अभी भी कोई ऐसी सूचना है कि आतंकी वहां पर छुपे हो सकते हैं? जी देखिए, आतंकी कश्मीर घाटी में अगर मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में काफी सारे आतंकी जो हैं वो अलग अलग ठिकानों पर हैं। खास करके कश्मीर घाटी का सोपुर का इलाका जो है या दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है, यहाँ पर काफी संख्या में आतंकी जो हैं वो मौजूद है और आए दिन अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे में कहा जाए, जो आज घटना हुई है इसमें अभी तक 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 3 आम नागरिकों की जान चली गई है। कई जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर अकाली बसपा की नई पारी शुरू हो गई है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। इस दौरान कुछ सीटों पर बंटवारा भी हो चुका है और सीटों का फैसला भी हो चुका है कि आखिर कितनी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। ये जानकारी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दोनों पार्टियों को उनकी जो सोच है वो दूरदर्शी है और दोनों ही पार्टियां गरीब, किसान, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। ये पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन उन्होंने बताया है। दरअसल केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन के चलते सितंबर 2020 में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल दूसरे दल से राजनीतिक गठबंधन पर भी विचार कर रहा था। पंजाब में दलितों का करीब 34% वोट बैंक है और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल चुनाव जीतने के बाद दलित समुदाय से डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं।
पहले कुछ दिनों से शिरोमणि अकाली दल और बसपा के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा था और अब दोनों दलों के बीच गठबंधन हो भी गया है और ये पंजाब के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर बताई जा रही है। पंजाब की राजनीति के पुराने खिलाड़ी शिरोमणि अकाली दल को बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक नया साथी भी मिल गया है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर चंडीगढ़ पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा अंतिम मुहर भी इस पर लगा चुके हैं और जल्द ही शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लखनऊ रवाना होंगे और सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल इस गठबंधन को लेकर काफी गंभीरता से काम भी कर रही है और इस दौरान उन्होंने एक कोर कमेटी की बैठक का भी आयोजन किया गया है। इससे भी सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ था। शिरोमणि अकाली दल बसपा को 117 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, जबकि बसपा 37 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। इस दौर की बैठकों के बाद अब दोनों दलों में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई है और शिरोमणि अकाली दल की ओर से बसपा को 20 सीटें दी गई हैं। यानी कि हालांकि पूर्ण रूप से समर्थन नहीं बन पाया है, लेकिन बीच का रास्ता यहां पर निकाला गया। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल नेताओं के साथ बैठक के बाद सतीश मिश्रा ने बसपा के राज्य प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी से विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की है। कुछ अहम बिंदुओं को लेकर राज्यसभा सांसद ने दोनों नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो इन पर काम करें और राज्य की 117 विधानसभा सीटों के साथ ही दलित बाहुल्य क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। बता दें कि पंजाब में दोआबा और मांझर क्षेत्र में दलितों का वोट प्रतिशत सबसे अधिक है। शिरोमणि अकाली दल के सूत्रों के अनुसार बसपा के हिस्से में आने वाले 20 सीटों में से अधिकांश सीटें दोआबा मांझर से दी जाएंगी और शिरोमणि अकाली दल अपनी पार्टी का आंकलन करने के लिए 117 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे भी करा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि किस क्षेत्र में दलित नेताओं के कितने समर्थक हैं और उस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जा सके और आगे स्थिति को संभाला जा सके। मैं आज सब तो पहले मैं मायावती जी का धन्यवाद करना चाहता क्योंकि अलायंस होने विच दो परिवार कट्ठे जुड़न विच सब तो बड़ा योगदान मैं मायावती जी का जो उन्होंने बह के जो गल्लां होईयां विचारां होईयां जिवें उन्हां दी सोच है बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है ते मैं एज प्रेसिडेंट अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक ऐतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी सोच इको जी है। दोनों पार्टियां गरीब किसान मजदूर जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी कुचलिया जांदा सी उन्हां दी लड़ाई उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते दोनों पार्टियां क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता है। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अकाली और बसपा की नई पारी शुरू हो चुकी है। अब अकाली दल और बसपा का एक बार फिर से गठबंधन हो चुका है। जो गठबंधन पिछले 25 सालों से नहीं हुआ था और 25 साल पहले टूट गया था, वो अब एक बार फिर से दोनों पार्टियां साथ आ चुकी है। इसी पर हमारे साथ मनप्रीत सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मेरे। मनप्रीत, जिस तरह से अब ये गठबंधन एक बार फिर से हुआ है, 25 साल पहले जो हुआ था गठबंधन नहीं ज्यादा चल पाया था, क्या अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला हो सकता है? मुस्कान, आपको बता दें कि 1996 में जो बसपा का दौर रहा था उस दौरान इन्होंने काफ़ी जीत भी हासिल की थी और 25 साल के बाद इनका दोबारा गठजोड़ हुआ है। श्रोमणी अकाली दल के पास देखा जाए तो कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर उन्होंने पंजाब में अपना सिक्का जमाना था, 2022 की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी थी, तो उनका किसी पार्टी के साथ गठजोड़ होना संभव ही था। तो उन्होंने बसपा के साथ गठजोड़ करने का इरादा किया, तो गठजोड़ का ऐलान भी कर दिया। अब देखना होगा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जी ठीक है मनप्रीत, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। हमारे साथ गुलशन रॉय कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं सर इसे? हाँ जी, बसपा और अकाली दल का गठबंधन कांग्रेस के लिए कोई अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो अपना 2022 का चुनाव है वो अपने विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो विकास बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है और लोगों की इच्छाएं भी हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा रिपीट हो। बिल्कुल, पंजाब में जो विकास है, विकास की बयारबाई है, वो सबने देखी है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में अकाली दल जो है वो लगातार सक्रिय रही है, लेकिन उनसे एक बार फिर से लोगों को, किसानों को हालांकि काफी उनसे मतभेद है कि उन्होंने पूरी तरह से उनका समर्थन नहीं किया। क्या किसान आंदोलन, और आप कांग्रेस हमेशा से रही है किसान आंदोलन में किसानों के साथ, तो क्या इसका फायदा आपको लगता है कि मिल सकता है जिस तरह से आपने काम किया उनके लिए? सिमरत कौर बादल जिन्होंने जब बिल पास किया तब वो उसी असेंबली में थे। ये पंजाब में अकाली दल को इसी लिहाजे से पूर्ण तौर पर नकार दिया गया है, क्योंकि जो बिल पास किया गया था किसानों के विरोध में, जो आप जानते हैं, जिसके संबंध में जो किसान हैं वो धरना लगाए बैठे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। और पंजाब में जो किसान है वो खुशहाल तभी रहेगा जब मेरी कांग्रेस सरकार होगी। जी ठीक है मनप्रीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है और हालांकि विकास की बयार हमने देखी भी है किस तरह से पंजाब में बही है, लगातार विकास हुआ है, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही है, क्या वाकई अकाली दल और जो बसपा का गठबंधन हुआ है उससे कांग्रेस को इतना फर्क नहीं पड़ता है, सियासी समीकरण जो बन रहे हैं इस समय? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी के कहना है कि श्रोमणी अकाली दल का यह कहना है कि बीजेपी ने पंजाब के साथ धोखा किया है और वो जब किसानी आंदोलन का किसानों को मजबूर किया आंदोलन करने के लिए, तो इसी के बाद श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा के साथ अपना नाता तोड़ लिया था। तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो जब उन्होंने देखा कि किसानों की वोट ज़्यादातर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि भाजपा के साथ जो नाता तोड़ लिया जाए ताकि किसानों की वोट उनको आए। तो उसके बाद उनके पास यही रास्ता था कि किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करते, तो उन्होंने बसपा का रास्ता चुना, बसपा के साथ गठजोड़ किया। हालांकि ये गठजोड़ 25 साल के बाद हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रास्ता अपनाया और ये बात को भी दोबारा सच कर दिया कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो इनका गठजोड़ हो चुका है, लेकिन ये समा ही बताएगा कि जो गठजोड़ अजय कितना कामयाब होता है। हालांकि लोगों के दिल में ये नाराजगी जरूर है कि श्रोमणी अकाली दल ने जो खेती कानूनों के समर्थन में थे पहले और उसके बाद इन्होंने इसका विरोध किया। वो विरोध करने का कारण यही था कि किसानों की वोट उनके ओर से टूट रही थी। तो अब जो उन्होंने पत्ता ये खेला है कि बसपा के साथ गठजोड़ कर लिया, अब देखना ये होगा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में ये कामयाब कितना होता है। बिल्कुल
ये गठबंधन कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। गुलशन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरह से दलित वोट बैंक जो है उसे साधने का बसपा और अकाली दल प्रयास कर रही है, उसको लेकर अब आपका क्या कुछ समीकरण बनेगा, उसके मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट की ओर कर रहे हैं गुलशन जी, हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। गुलशन जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से दलित वोट बैंक जो है उसको साधने का अकाली दल और बसपा प्रयास कर रही है, वो जो सियासी समीकरण बनेंगे उनके समक्ष आपकी अब आगे की क्या रणनीति होगी सर? ऐसा है महजी, जो दलित वोट बैंक है वो पहले से ही कांग्रेस के साथ अटैच है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने दलितों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं, गांव स्तर पर चाहे देखिए चाहे शहर स्तर पर देखिए, वो काफी समय लंबे समय से बसपा से टूटकर वो कांग्रेस के साथ अटैच हुआ है। इसकी 2022 के इलेक्शन में यदि बीजेपी यदि अकाली दल और बसपा का गठजोड़ भी हो जाता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक पहले से कांग्रेस के साथ है, ये हमने देखा भी है। मनप्रीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से बयार बही है विकास की और साथ में ही कोरोना काल में जिस तरह से सीएम ने काम किया है लोगों के लिए, उससे लोग काफी प्रभावित हैं। तो जो सियासी समीकरण इस समय बन रहे हैं, इस गठबंधन को छोड़कर अगर हम देखें तो कांग्रेस इस समय सबसे मजबूत पार्टी दिखाई दे रही है पंजाब में। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2017 की विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत मिली थी। तो अभी अगर बात करें दलित वोटों की तो उसका भी 80% ज़्यादा जो कांग्रेस को समर्थन है। तो बीते दिन ये भी बात सामने आई थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई कि कांग्रेस की ओर से भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो जो अगर श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी का ये ऐलान था कि वो भी दलित का जो डिप्टी सीएम लगाएंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ओर से ये पहल की गई है कि हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनकी ओर से ये ऐलान है कि पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अगर श्रोमणी अकाली दल वो भी दलितों के बारे में सोच रही है तो कांग्रेस उनसे बढ़कर दलितों को थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है। अगर बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तो वो मुद्दा भी अभी पूरा गरमाया हुआ है। उसके लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नरेंद्र मोदी को चिट्ठी दे दी है। ठीक है, गुलशन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से मेरे सहयोगी मनप्रीत ने बताया कि जब बसपा और अकाली दल का जो गठबंधन है वो जब डिप्टी सीएम दलित का उतारने जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी ये प्रयास कर रही है कि 2 डिप्टी सीएम आप उतारेंगे, एक सीएम और एक डिप्टी सीएम आप उतारेंगे। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट की ओर कर लेते हैं। गुलशन जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। गुलशन जी, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि जिस तरह से मेरे सहयोगी मनप्रीत ने बताया कि जब बसपा और अकाली दल का गठबंधन जब दलित का डिप्टी सीएम उतारेगा, तो क्या कांग्रेस की वाकई ये रणनीति है कि आप इस बार भी 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और 1 डिप्टी सीएम उतारेंगे? जी हाँ, हमारे जो कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि भविष्य में 2 डिप्टी सीएम उतारने का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर अभी चर्चा चल रही है। क्योंकि एक दलित और एक जनरल कोटे में से सीएम डिप्टी सीएम उतारने की बात चल रही है। जी गुलशन जी, सीएम का चेहरा क्या अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहने वाले हैं इन्हीं विधानसभा चुनावों में 2022 की अगर बात करें तो? 2022 में भी हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, कार्य करने की शैलिका है, वो बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने जो कुछ 2017 में कहा, वो ऑलमोस्ट सभी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिए थे, वो ऑलमोस्ट हम सभी पूरे करने जा रहे हैं। और लोगों में भी विश्वास है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि पंजाब का विकास चाहता है, पंजाब विकास चाहता है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा ही रखा जाए। बिल्कुल। गुलशन जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही चेहरे पर अब इस बार भी मिशन 2022 पूरा किया जाएगा, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से अभी भी भावी पार्टी पंजाब में है और आगे भी आपके जीतने के भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने आत्ममंथन किया है कांग्रेस ने इस बार, हालांकि कई राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस ने आत्ममंथन किया और हाईकमान ने कैप्टन और सिद्धू के बीच की जो भी खटपट थी उसको खत्म कर दिया है मात्र 10 दिन में। वो काफी सामंजस्य जो आपने बिठाया है, उसके बाद सिद्धू का क्या कुछ आगे की रणनीति हो सकती है सर, कि सिद्धू हाईकमान को, सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को क्या कुछ उनके लिए पद होंगे आगे? वो तो पद के संबंध में तो हाईकमान ही बताएगी, पर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे एक बहुत ही बढ़िया नेता हैं। वो पार्टी के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीएम साहब के साथ चलकर चलेंगे, और जो 2022 का इलेक्शन है तो उनमें उनका भरपूर सहयोग रहेगा पार्टी के लिए। बिल्कुल जी। मनप्रीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह का यही सवाल लेके मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस में लगातार सवाल उठते हैं कि आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस में सामंजस्य नहीं है, लेकिन इस बार मात्र 10 दिन में जिस तरह से मतभेद को खत्म किया गया है, वाकई सामंजस्य की स्थिति भी दिखाई है और काफी महत्वपूर्ण हाईकमान ने इसमें भूमिका निभाई है। तो अब क्या कैप्टन और जो सिद्धू है उनके बीच की जो खिटपिट थी वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से? बता दें कि हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई थी, लेकिन हाईकमान का उसकी ओर से कोई अभी बड़ा फैसला नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ रहे थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बाहर आए थे, उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, दोनों के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने बाहर आकर कोई बात करने से मना कर दिया था, पर ये साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने कोई जो अंदर बात हुई है उसके बारे में सिलसिला जो मसला उसका हल होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो है नवजोत सिंह सिद्धू को कौन सी जिम्मेवारी दे रही है। लेकिन ये बात भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस के साथ लगातार बने हुए हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन इसका हाईकमान से और कभी फैसला अभी नहीं आया। लेकिन ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो बड़ा ओहदा दिया जाएगा। गुलशन जी, आखिर क्या वो ओहदा होगा, कौन से वो पद होंगे जिस पर अभी मंथन चल रहा है कि वो सिद्धू को दिए जा सकते हैं? क्योंकि सिद्धू जिस तरह से उन्होंने किया कैप्टन के साथ, जिस तरह से उनकी खिटपिट रही, सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा जो काम किया है कांग्रेस ने इसमें, और एक बार फिर से पार्टी को एकजुट कर दिया है। तो अब सिद्धू के लिए क्या कुछ पद होंगे सर? देखो, ये तो फैसला हाईकमान ही बताएगी इनके लिए कौन से पद अहम है, कि पार्टी की साख बची रहे और पार्टी का जो ग्राफ है और ऊंचा हो। पार्टी से ऊंचा उठाने के लिए जो भी उनको कार्य सौंपा जाएगा वो अपनी तनदेही से निभाएंगे, ताकि पार्टी का ग्राफ जो पंजाब में है वो उसी तरह कायम। जी गुलशन जी, आगे की रणनीति आपकी क्या कुछ रहने वाली है? दलित वोट बैंक के बारे में हमने बात की, आपने बताया कि वो आप ही के साथ है, लेकिन और आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है मिशन 2022 को लेकर? आप किस तरह से उसे साधने का प्रयास करेंगे, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ
मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। अकाली बसपा की नई पारी जो शुरू हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मनप्रीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनप्रीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से माझा और दोआबा में लगातार दलित जो समर्थक है वो बहुत ज्यादा है, वहां की क्या कुछ स्थिति फिलहाल है? बता दें कि दोआबा में तो बसपा का पहले से ही दबाव था और अब भी बसपा का जो दबदबा है दोआबा में ज़्यादा है। तो जो श्रोमणी अकाली दल की ओर से उनको 20 सीटों का ऐलान है, वो भी देखना यही होगा कि दोआबा में ही उनको प्रेफरेंस फर्स्ट दी जाएगी, उसके बाद माजा में। लेकिन दोआबा में उसका ज़्यादा दबदबा है और तो श्रोमणी अकाली दल से ओर से उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है जो दोआबा में दी जाएगी। जो 20 सीट देनी है उनमें से ज़्यादा उनको दोआबा में सीटें दी जाएंगी। ठीक है मनप्रीत। गुलशन जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपसे सर 30 सेकंड में आपका आखिरी रिएक्शन पूरे मुद्दे पर जानना चाहूंगी। जी गुलशन जी। हाँ जी जी सर, पूरे मुद्दे पर आपका आखिरी रिएक्शन, फाइनल कमेंट मैं चाहूंगी सर। आखिरी रिएक्शन यही है कि 2022 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विकास के मुद्दों को आधार में लेती हुई इलेक्शन लड़ रही है और वो ऑलमोस्ट सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी। अकाली दल के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि उन्होंने जो किसानी मुद्दे हैं वो बीजेपी के साथ डिसीजन लेकर लोगों गांव के जो किसान वर्ग है उनके मन में बड़ी नेगेटिविटी है। चाहे वो बसपा के साथ अलायंस करें, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के साथ अलायंस करें, इन फ्यूचर 2022 में उनका वोट बैंक बड़ा प्रभावित हुआ है। तो सभी वोट बैंक अब कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया है। आने वाले समय में 2022 में आप देखेंगे कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर पंजाब में आएगी। जी ठीक है गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। मनप्रीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, सियासी समीकरण जमीन पर बन रहे हैं, उसको देखते हुए देखना होगा कि मिशन 2022 को सबसे बड़ी पार्टी अकाली दल या फिर सबसे भावी पार्टी कांग्रेस किस तरह से साधते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान।
370 पर घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है। ये ऑडियो क्लब हाउस चैट का है, जिसमें दिग्विजय सिंह अनुच्छेद 370 पर बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और कश्मीर और लद्दाख की 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट भी दिया था। अमित मालवीय ने दावा किया कि इस चैट के पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा। सच में यही तो कांग्रेस और पाकिस्तान चाहता है। इस चैट में दिग्विजय कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां इंसानियत भी नहीं थी, क्योंकि सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। कश्मीरियत वहां के सेक्युलरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू था और दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे। यहाँ तक कि कश्मीरियों में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था। ऐसे में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था और कांग्रेस जो सत्ता में आएगी तो 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। उधर दिग्विजय के इस ऑडियो के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिग्विजय के इस बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। 370 को हटाने के विचार पर, इसके पुनर्विचार पर अब बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर से घेरना शुरू कर दिया है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shahzeb. Next speaker is दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकारों से क्यों इतनी बात करते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कई दशकों तक अलग रखा। वहां पे रक्तपात का कारण धारा 370 थी। वहां पर अनुसूचित जाति, ट्राइबल्स और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय और आरक्षण न मिलने का कारण भी धारा 370 थी। वहां की महिलाओं के प्रति भेदभाव, उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने का कारण भी धारा 370 था। अलगाववाद को बढ़ावा देने का कारण 370 था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 370 पर घमासान शुरू हो गया है, जिस पर कांग्रेस अब लगातार घिरती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए राकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह का ये बयान, ऑडियो जो आया है, बीजेपी के IT सेल ने ये ऑडियो जारी किया है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, जो ऑडियो जारी हुआ है, कुछ पत्रकारों से चर्चा हो रही है, तो पत्रकारों से चर्चा करना, कोई बात कहना, अपने विचार व्यक्त करना, तो वो कोई कानून बनाना तो है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 370 कश्मीर में लागू हुई थी। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी उसके लिए। उमेश सिंह हमारे साथ, उमेश शर्मा जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैंने उनका इंट्रो इसलिए किया ताकि वो भी आपकी बातें सुनेंगे और आगे उनसे जवाब भी लेंगे इस बातों पर। अब राकेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि 370 इस देश में संविधान के अंतर्गत लागू हुई थी कश्मीर में। जब से लागू हुई और जब तक बीजेपी सरकार आई, कई अमेंडमेंट वहां हुए हैं। 64 के पहले वहां पे कभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होते थे, बाद में मुख्यमंत्री और राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इस तरीके अमेंडमेंट समय के हिसाब से होता है। लेकिन 370 उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना था। उस समय की स्थितियों के अनुसार 370 लागू की गई थी। उसमें भी ये स्पष्ट था कि एक समय के बाद जब स्थिति ऐसी निर्मित होगी, इसमें अधिकार सीमित करके और ये धारा समाप्त की जाएगी। ये उस संविधान में भी लिखा हुआ था। आज दिग्विजय सिंह जी ने किसी चर्चा में अपने 2 शब्दों का उपयोग करा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 370 के वापस लागू करेगी कांग्रेस, ये नहीं बोला है। ये बीजेपी प्रचारित कर रही है। मोदी जी के जितने भी निर्णय हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे कोरोना से निपटने की योजना हो, इन सबकी जांच की जरूरत है और कांग्रेस सरकार में आई तो सबके रिव्यू करे। ठीक है राकेश जी, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। उमेश जी, आपका भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 370 पर घमासान, इस मुद्दे की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। उमेश जी, आपके पास मैं अब आना चाहूंगी। राकेश जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये वीडियो जारी हुआ है, ऑडियो जारी हुआ है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। अब बीजेपी ने इसमें भी हेरफेर की है सर, कांग्रेस का ये आरोप है। पूरी
तरह से तो सही दिग्विजय सिंह जी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी में वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। जब भी राष्ट्र विरोधी बयानों को हवा में उछलता हुआ किसी राजनेता के द्वारा देखा जाता है तो उसमें एक ही चेहरा प्रतिबिंबित होता है और वो है श्री दिग्विजय सिंह जी का। पुलवामा पर दुर्भाग्यपूर्ण अटैक होता है, हमारे सैनिकों की शहादत होती है, तब दिग्विजय सिंह जी प्रश्न खड़ा करते हैं। 26/11 का आतंकी हमला होता है, हेमंत करकरे की शहादत होती है, तब उसमें आरएसएस का हाथ दिग्विजय सिंह जी बताते हैं। बटाला हाउस का इनकाउंटर होता है, उसको फर्जी बताने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। उन आतंकवादियों के घर पे मरसिया पढ़ने और फातिये की नमाज करने दिग्विजय सिंह जी जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो आचरण रहा है वो इसी प्रकार का रहा है। वास्तव में दिग्विजय सिंह जी के अंदर जाकिर नाइक की आत्मा पूरी तरह समा चुकी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इसको केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार की चेटिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं और धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ये अपराध तो ठीक है और किससे कर रहे हैं? उस ऑडियो चेटिंग में उनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लब हाउस की पाकिस्तान पत्रकार जुड़े हुए हैं। इनका राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी चाइना में जाकर दूतावास में चाइना से अंडरग्राउंड डीले करते हैं। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के सुर में मिलाकर बात करते हैं। जो धारा 370 कलंक थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की सामाजिक समरसता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, हम कभी नहीं भूल सकते ये 90 का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहां से निकाला गया था और इस धारा 370 को समाप्त करा गया। ठीक है उमेश जी, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर। आप दोनों की स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, अब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी राकेश जी, क्या वाकई कांग्रेस से सर हजम नहीं हो रही है क्या दुनिया की खुशी, जनता की खुशी, जो 370 पर पुनर्विचार की आप बात कह रहे हैं, और वो भी किससे कह रहे हैं? वाकई उमेश जी ने ये सवाल बड़ा उठाया, आप किससे कह रहे हैं? पाकिस्तान के पत्रकारों से? देश में तो आपने अभी तक ये बात नहीं की है। देखिए, पत्रकार पाकिस्तान, चाइना या इंग्लैंड या भारत का पत्रकार होता, पहली बात उसको आप धर्म की नजर से और देश की नजर से ना देखें, क्योंकि वो सीमाओं तक सीमित है। राकेश जी, आप देश की बातों को बाहर क्यों लेकर जा रहे हैं सर? आपको पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करने की जरूरत ही क्या थी? आप इंडियन मीडिया को तो अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। चुनाव आपको भारत में ही लड़ने हैं ना, पाकिस्तान में तो नहीं लड़ने हैं ना सर? भारत में चुनाव लड़ने हैं तो भारत को बताइए ना आपके मुद्दे क्या रहेंगे। किससे बात करना है और किससे बात नहीं करना, ये निजी अधिकार है, ये कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा, ये कोई मीडिया तय नहीं करेगा कि आप इससे बात करेंगे या इससे बात नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जो बात बोली गई है 370 के पाकिस्तान ने लागू करी थी हिंदुस्तान में। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से राकेश जी आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया भी पूरी लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक गेस्ट करेंगे राकेश जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी मैं। आप अपनी बात कह रही थी सर, आप अपनी बात कह रहे थे, थोड़ा जल्दी पूरी करिएगा सर। राकेश जी। हाँ, हिंदुस्तान में जो धारा 370 लागू हुई थी वो इस देश के संविधान के अंतर्गत लागू हुई थी, उस समय की परिस्थिति के अंतर्गत लागू हुई थी। आज वो ठीक है सर, लेकिन क्या ये वो ठीक है, लेकिन क्या ये बात सही है कि अगर कांग्रेस आती है तो एक बार इस पर फिर से पुनर्विचार होगा? देखिए,
बहुत सीधी बात है, धारा 370 हटाई गई। क्या आपने कश्मीर के सारे लोगों को अभिमत लेकर धारा 370 हटाई? क्या वो लोग वहाँ पे शांति स्थापित हो गई है? क्या पिछले 1.5-2 साल से वहाँ हम जा सकते हैं? क्या आप हम लोगों को ले जा सकते हैं? उमेश जी, हमें वहाँ दौरा करा सकते हैं? सारे कांग्रेसियों को ले बताइए उमेश जी, क्या आप सभी कांग्रेसियों को दौरा करा सकते हैं क्या कश्मीर का? संख्या की चोट न केवल राकेश यादव को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को बहुत आसानी से जम्मू कश्मीर घुमा के ले जाने को सकता है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिग्विजय सिंह जी का है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान राकेश यादव दे रहे। राकेश यादव दे रहे कि पत्रकार पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, किसी से भी मिलेंगे, आतंकवादियों के साथ जाकर बैठ जाएंगे ना, सीधे सीधे हाथ में AK-47 और AK-56 कांग्रेस के नेताओं को उठा लेना चाहिए। राकेश जी, जब आप बोल रहे थे, राकेश जी, उमेश जी कुछ कह रहे हैं आपको। उमेश जी जरा दोबारा अपनी बात दोहराइएगा। आपने कहा कि उनको हथियार भी हाथों में उठा लेने चाहिए, इस तरह के बयान सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के पत्रकारों से बात करना हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो आप जाकर आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खुलकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? और इन्होंने कहा था कि धारा 370 क्या पाकिस्तान ने लागू करी थी? पाकिस्तान ने लागू नहीं करी थी, आपके नेता के नानाजी जवाहरलाल नेहरू ने लागू करी थी, जिस समय भारत की सेना ने निर्णायक रूप से कबालियों को पीछे धकेल दिया था और हम निर्णायक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर को अपने भारत का हिस्सा बनाने को भारत समय कौन था जो को लेकर गया, जिसके कारण का निर्माण हुआ। सर एक एक करके अपनी बात रखिएगा। देखिए डिबेट में समय भी बहुत इतना ज्यादा नहीं होता है कि मैं दोनों के इस तरह से आपकी तू मैं उलझूं। एक एक करके अपनी बात रखिएगा और जनता का भी समय इससे कम वो व्यर्थ होगा। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप कुछ कह रहे थे सर, चीन की आप कुछ बात कर रहे थे। जब वो कहते हैं मैं देशपूर्वक सुनता हूँ, भारत की सेना ने जिस समय 1948 में कबालियों का आक्रमण पाकिस्तान का हुआ, वो चाइना के पत्रकार साथ आए थे, वो आतंकवादी थे, भारत नरेंद्र मोदी जी के मेहमान थे। इतनी सी बात बताइए, ठीक है मीडिया तय नहीं करेगा, बीजेपी तय नहीं करेगी, आप किससे बात करेंगे? लेकिन आप देश की बातें बाहर कर रहे हैं सर। जब आपको चुनाव भारत में लड़ने हैं तो अपने मुद्दे आप भारत में बताएंगे या बाहर के पत्रकारों को बताएंगे? सर कैसे बात कर रहे हैं आप? इसकी बात बाहर की, कोरोना की बात में तो पूरा देश बदनाम हो गया है। जब क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने रोक लिया पूरे विदेश को। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं सर। कोरोना एक महामारी थी और 370 एक धारा है। दोनों मुद्दे बहुत अलग हैं, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। राकेश जी, बुलाई थी महामारी, प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, राहुल जी ने तो बोला था जनवरी में लॉकडाउन कर दो, नहीं करा था, गलती तो हुआ है, ये मानना पड़ेगा। गलती मानो और देश को बर्बाद करा, ये मानना पड़ेगा। तो 70 का जो सवाल है उस पे अगर राकेश जी आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं सर? हमने इस समय कोरोना का मुद्दा नहीं रखा है ना सर। मुद्दा 370 का है, मुद्दा दिग्विजय सिंह का है, तो उसी पर बात करिए ना। उनके बयान से क्या आप सहमत हैं? आप मुझे इतना बताइए बस। नहीं, बहुत सीधी बात है, उनका जो बयान है सहमत असहमत होने का विषय नहीं है। किसी विषय पर राय रखिए। नरेंद्र मोदी जी के जो भी निर्णय है जनता अगर चाहेगी तो सब पर रिव्यू होगा। उमेश जी, उनके जवाब पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालात, मुझे लग रहा है कि पूरे कुएं में बांग घुली हुई है। जिस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और निर्लज्ज बयान नेता दे रहे हैं और प्रवक्तागण उस निर्लज्जता उस बेशर्मी में 2 कदम आकर आगे बढ़कर उसकी प्रतिरक्षण कर रहे हैं, देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे लग रहा है कि जनता इसका जवाब देगी। जिस प्रकार के बयान दिग्विजय सिंह जी लगातार देते आ रहे हैं, उस कड़ी के अंदर ये बयान जो है बहुत गंभीर आपत्तिजनक बयान है। लेकिन उमेश जी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लग रहे हैं कि इसमें भी आपने छेड़छाड़ की है। जिस तरह से कथित टूल किट का मामला आपने उठाया था, उसके बाद अब एक बार फिर से इसमें भी छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं आप पर। छेड़छाड़ करिए तो भारत के अंदर IPC है, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत FIR कराना चाहिए कि हमारी नेता की ऑडियो चेज में छेड़छाड़ करी गई है और चेहरों को चिन्हित करके नामजद FIR कराइए। बिल्कुल राकेश जी, कैसा कुछ किया गया कांग्रेस द्वारा? देखिए बहुत स्पष्ट है, जो बात बोली गई वे कंसिडर, और अगर शेल का मतलब वहाँ भाजपा के लोग नहीं समझते तो इनको ट्यूशन लेना चाहिए, RSS की पाठशाला से बाहर आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़िए और समझिए कि शेल का क्या मतलब होता है, कंसिडर का क्या मतलब होता है। रहा सवाल 370 पे आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। 370 हटाने के बाद कश्मीर कितना शांत हुआ, लोग कितने प्रसन्न हो गए। सर मेरा सवाल आपसे ये है राकेश जी, मेरा सवाल एक बार सवाल सुनिएगा सर। सवाल ये है कि जिस तरह से मैंने उमेश जी से पूछा कि आप कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने छेड़छाड़ की है इस ऑडियो से, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर छेड़छाड़ की है तो IPC के अकॉर्डिंग आप उन पर केस कराइए, बकायदा नामजद वो कह रहे हैं कि केस कराइए। किस किस ने कहा है? मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी कि ऐसा कुछ किया है कांग्रेस ने अभी तक? अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने छेड़छाड़ की है तो आपकी तरफ से कोई आगे के कदम उठाए गए? देखिए कितनी सीडीओ की रिपोर्ट हो चुकी है आज तक, किसकी जांच रिपोर्ट आई? हनी ट्रैप सीडी की 25 बार रिपोर्ट कर चुकी है कांग्रेस, आज तक जांच की रिपोर्ट आई नहीं आई।
तो इसमें कौन सी रिपोर्ट आ जाएगी? तो इसका मतलब आप अपना भी काम नहीं करेंगे? करेंगे ना, आप तो करेंगे, लेकिन देश को सर, इसका मतलब आप खुद काम नहीं करेंगे, मतलब तो यही ना कि जब आपको पता है कि आपके आरोपों में कोई ना कोई दिक्कत है तभी आप नहीं कर रहे हैं? ये आप तय कर लेंगे, हमारे आरोपों में दिक्कत है, जांच एजेंसी तय करेगी, वो तो हम करेंगे कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कोई भी जांच स्पष्ट नहीं होती है, ये बता रहा हूँ। राघव जी की जांच आज तक हुई? कहते हुए जांच कभी भी स्पष्ट नहीं होती है, वो कह रहे हैं। मुझे राकेश जी बड़े दिग्भ्रमी से टकराई है कि उसके जिस मुद्दे को दिग्विजय सिंह जी ने उठाया उसमें पूरी कांग्रेस घिर चुकी है। अब घिरी हुई कांग्रेस के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, और आत्मसमर्पण करना नहीं मतभेद नहीं कर सकते हैं सर, ये पहला कोई बयान नहीं है कांग्रेस की ओर से। कमलनाथ का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने भी कह दिया था कि भारत बदनाम है, ठीक है। अब जी उन्होंने कहा था कि भारत बदनाम है, अब दिग्विजय जी कह रहे हैं कि वो 370 पर पुनर्विचार करेंगे। वो फिर पाकिस्तान के पत्रकारों से बातचीत में कह रहे हैं क्या वाकई जो कांग्रेस आरोप लगा, बीजेपी आरोप लगा रही है यहाँ पर, वो सही है क्या सर आरोप? मतलब कहीं ना कहीं उनके आरोपों में दम है कि आप लगातार भारत की छवि को ही बर्बाद करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कौन सा भारत देश आजाद कराया था? 7 साल तो हुए सत्ता में आए हुए, तो अंग्रेजों के गुलाम थे। ये क्या करेंगे भारत की बात? ये तो अंग्रेजों की गुलामी में पूरा समय निकला है इनका। ये सर आजादी की बात क्यों कर रहे हैं सर? आजादी को 72-73 साल हो चुके हैं सर, आप अभी की बात करिए ना, अभी कौन क्या कर रहे हैं आप ये बात करिए ना। विषय पर बात करना नहीं चाहते या विषय पर बात करने के लिए इनके पास तथ्य और नहीं है, इसके कारण ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बातें बिल्कुल उमेश जी कुछ कह रहे हैं, राकेश जी तथ्य नहीं है आपके पास, इसीलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं, तथ्य इनके पास नहीं है, इनके पास 20 साल। तो आप बात करिए ना सर मुद्दे की, आप क्यों आजादी पर जा रहे हैं? ठीक है आजाद करवाया आपने भारत को, बहुत अच्छी बात है, आप ही की वजह से आज हमें सब मिली है स्वतंत्रता, यही आप कहना चाह रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? आजाद कराना कोई महत्व नहीं है आपके लिए, बहुत सामान्य बात है। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पिज्जा और डोसा की बात हो रही है। सर आजाद करवाया है, ठीक है, ये बात सभी को पता है, ये सभी को पता है, लेकिन फिलहाल मुद्दा क्या है? मुद्दा आजादी का नहीं है ना सर, मुद्दा दिग्विजय सिंह का है। उस समय आपने आजाद करवा दिया, अब आप बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बदनाम किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। कोरोना किसकी वजह से पूरा भारत में फेरा? नरेंद्र मोदी की वजह से। तो विपक्ष की भूमिका में आपने क्या किया राकेश जी? विपक्ष की भूमिका में आवाज उठाई है, विपक्ष की भूमिका के कारण ही भारत बदनाम से बचा है। वेरिएंट को नया डेल्टा नाम मिला है, वरना नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर हो गए थे WHO के सामने जाके, इंडियन वेरिएंट लिखा रहा था पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट दिया जब कांग्रेस ने आवाज उठाई, कमलनाथ जी ने आवाज उठाई, उसके बाद भारत बदनाम होने से बचा है। क्या गजब के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी ने ढूंढ के प्रवक्ता बनाए हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ढूंढ के बनाते हैं, लेकिन आरएसएस की शाखा के नहीं है। प्रदीप जोशी नहीं है हमारे यहाँ, राघव जी नहीं है, प्रदीप जोशी नहीं है। अरे बात 12-370 की हो रही, कभी आप हनी टेप पेन ड्राइव पे चले जाते हैं, कभी आप आजादी की लड़ाई में घुस जाते हैं। मुझे लग रहा है कि राकेश भैया सीधा एक समाधान है, दिग्विजय सिंह जी को खेद व्यक्त करना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को माफी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। किस बात के लिए? जो आप लोग कह रहे दिग्विजय सिंह जी सामने आते हैं, भावना ये नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी कहना कि इस बात को दिग्विजय सिंह कहना कि मेरी ऑडियो टेप में छेड़छाड़ हुई है, दिग्विजय सिंह कहना कि ये मेरा बयान जो है इस प्रकार का नहीं था। दिग्विजय सिंह जी अब चुप क्यों है? दिखाते क्यों नहीं है? 370 हटाने के बाद इतनी तरक्की हो गई कश्मीर में, क्यों नहीं बताते हैं? अरे जबरदस्त तरक्की हो रही है। कश्मीरी पंडितों के रोशनी ऑपरेशन के अंतर्गत मकानों के जो कब्जे थे वो खाली करवा रहे हैं और व्यवस्था का काम शुरू हो गया है। आप तो ऐसा करिए, कश्मीर में प्लाट दिलवा जी, एक काम करिए, आप दोनों ही बात कर लीजिए, मैं रहने ही देती हूँ सर, आप अपनी बातों में लगे हुए हैं, मेरी भी सुनिए फिलहाल, ठीक है? आप दोनों की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। वैक्सीन जरूर कराउणी है, तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 370 पर घमासान है और घमासान आज के डिबेट में भी आपको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों ही आपस में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उमेश जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। सर, क्या कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की ओर से ऐसा कोई बयान आया? उन्होंने कहा कि उनकी इस ऑडियो से कोई छेड़छाड़ की गई है, आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान और दिग्विजय सिंह जी की तरफ से उनका ट्वीट आ चुका है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, फिर वही बातें हैं जैसे धारा 370 पाकिस्तान ने लागू की। बहुत सीधा साफ स्टैंड है कि भारत में जितने भी निर्णय 7 साल में हुए हैं, अगर वो भारत के हित में है तो कायम रहेंगे, अगर भारत के हित में नहीं है तो उनका रिव्यू होगा, उनको वापस देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मोदी जी के सारे निर्णय को ठीक है राकेश जी, नहीं तो देश। राकेश जी, इस पूरे डिबेट पर मात्र 30 सेकंड में सर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। सर जी, मुझसे बोल रहे हैं? जी, आप ही से बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट है कांग्रेस का स्टैंड कि मोदी जी के जितने भी निर्णय हैं, धारा 370 का सवाल नहीं है, देश के सारे निर्णय, नोटबंदी से लेके आज तक के निर्णय, सभी निर्णयों को वापस से देखा जाएगा। जो देश हित में वो लागू रहेंगे और जिससे देश का नुकसान हुआ है वो निर्णय वापस नए सिरे से सोचे जाएंगे। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जिस तरह से अब ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर भी और बीजेपी पर भी, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने छेड़छाड़ की है बीजेपी ने इस पूरे ऑडियो से, और बीजेपी कह रही है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हाल ही में पूरे मामले में निष्कर्ष क्या निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।